हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिरेकल स्टडी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि ये हमारी एक वीडियो की एक नई सीरीज़ शुरू चल रही है, जिसमें कि हम क्लास 10th के साइंस के सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर रहे हैं। और हमने इस बायो का सबसे पहला चैप्टर शुरू किया हुआ है, जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस। और उसका एक वीडियो में पिछले वीडियो में हमने इसके इंट्रोडक्शन के बारे में जाना था, और इस वीडियो में आगे हम न्यूट्रिशन के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। न्यूट्रिशन सबसे पहले जान लेते हैं कि न्यूट्रिशन होता क्या है। तो न्यूट्रिशन और कुछ नहीं है, एक मोड है फूड इनटेक का, जिसमें कि हम फूड को अपने माउथ के अंदर लेते हैं और उसका यूटिलाइजेशन हमारे बॉडी में होता है डिफरेंट ऑर्गन्स के द्वारा। डाइजेस्टिव एंजाइम्स के प्रोड्यूस होने के बाद जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं फूड में, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये जो होते हैं वो सिंपलर कंपोनेंट्स में टूट के यूटिलाइज होता है हमारे बॉडी में। तो न्यूट्रिशन और कुछ नहीं है, एक ये मोड है, एक प्रोसेस है, जिसके अंतर्गत हम फूड अपने माउथ में लेते हैं और उसका यूटिलाइजेशन हमारे बॉडी में होता है। अब ये जान लेते हैं कि जो लिविंग थिंग्स है वो फूड कहाँ से गेन करते हैं, वो फूड कहाँ से लाते हैं। तो हमारी बॉडी ऐसी मैन्युफैक्चर की गई है जिसमें कि एनर्जी हमें रेगुलर ज़रूरत पड़ती रहती है, क्योंकि हम जो भी काम करते हैं उसमें हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। और जब एनर्जी की ज़रूरत होती है तो हमारे जो सेल्स हैं वो लगातार टूटते रहते हैं, क्योंकि और उनकी ग्रोथ और मेंटेनेंस और डेवलपमेंट के लिए हमें आउटर सोर्स की ऐसी ज़रूरत पड़ती है जिससे कि हम उसकी मेंटेनेंस कर सकें। तो वो सोर्स क्या होता है? हमारा फूड होता है। फूड क्या करता है? हमारे बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करता है, जिससे कि हम डिफरेंट वर्क हमारे डेली रूटीन में हम कर सकते हैं। तो जो लिविंग थिंग्स है वो अपना फूड कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो आसपास सराउंडिंग्स में जितने भी अलग अलग तरह के फूड मटेरियल्स हैं और इनऑर्गेनिक सोर्सेस हैं, जैसे कि कार्बन है और वाटर है, उससे हम अपना फूड प्राप्त करते हैं। इनऑर्गेनिक सोर्सेस कहने का मतलब जिसमें कि ज़्यादातर आपके कार्बन की मात्रा प्रेजेंट होती है, कार्बन, हाइड्रोजन, इन सब की मात्रा होती है, वो इनऑर्गेनिक सोर्सेस कहलाते हैं। और अधिकतर फूड में ये चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, कार्बन, हाइड्रोजन। तो जो ऑर्गेनिज़म होते हैं वो क्या होते हैं? अधिकतर ऑटोट्रॉफ्स होते हैं और हेटरोट्रॉफ्स होते हैं, दोनों तरह के होते हैं। वो डिपेंड करता है कि कौन अपना खाना खुद से बना पाता है और कौन नहीं बना पाता है। जो अपना खाना खुद से बना पाता है उसको ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं, जो अपना खाना खुद से नहीं बना पाता है उनको हेटरोट्रॉफ्स कहते हैं। तो ऑटोट्रॉफ्स के अंतर्गत प्लांट्स आ जाते हैं और कुछ बैक्टीरियाज आते हैं जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं। और वो क्या करते हैं? जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं फूड के अंदर, उसको सिंपलर कंपोनेंट्स में तोड़ के अपने बॉडी के अंदर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए यूज़ करते हैं। जो सिंपलर कंपोनेंट्स में टूटने का काम होता है वो एक तरह के बायोलॉजिकल कैटलिस्ट से होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? एंजाइम कहते हैं। ये क्या करता है? रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ कर देता है हमारे बॉडी में, जिससे कि जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है वो और ज़्यादा तेज़ी से हमारे सिंपलर कंपोनेंट्स में टूट जाते हैं। ये कुछ एंजाइम्स का एग्जांपल है, जैसे पैंक्रियाज हमारा बॉडी में ट्रिप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज रिलीज़ करता है। ये कुछ एंजाइम्स इस तरह से वर्क करते हैं, फूड को तोड़ने का काम करते हैं। आगे चलते हैं। जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपने खाने के लिए दूसरे पे अगर डिपेंड करते हैं तो हेटरोटॉपिक होते हैं। इनमें सबसे अच्छा एग्जांपल जो ह्यूमन्स हैं, हम लोग हैं, एनिमल्स हैं, और फंगस, ये सारे हेटरोटॉपिक के एग्जांपल्स हैं। अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन दो तरह के होते हैं ब्रॉडली, एक होता है ऑटोट्रॉफिक और एक होता है हेटरोटॉपिक। एक और न्यूट्रिशन होता है के बारे में बात कर लेते हैं। तो ऑटोट्रॉफिक में क्या होता है? ये एक ऐसा तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें कि कार्बन और एनर्जी का रिक्वायरमेंट जो होता है वो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म के द्वारा फुलफिल किया जाता है। अभी ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म क्या करता है ऐसा एनर्जी को फुलफिल करने के लिए? तो वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करता है। जो प्लांट्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, वे अपना खाना खुद बनाते हैं। और वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंतर्गत क्या होता है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को लेते हैं अपने अंदर और उसको कन्वर्ट कर देते हैं सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में कार्बोहाइड्रेट के रूप में। और ये जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो फिर हमारे प्लांट के बॉडी में यूटिलाइज हो जाते हैं और उससे एनर्जी रिलीज़ होती है। अब जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो क्या होते हैं? इमिडिएटली यूज़ हो जाते हैं अगर उनके एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है।
और अगर एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है, जितना कि एक्स्ट्रा उनका कार्बोहाइड्रेट बचता है वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है उसका एनर्जी, वो लेटर अगर कभी उनको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है तो वो उसका यूटिलाइज़ कर सकते हैं। उसी तरह ह्यूमंस में जो या फिर जो एनिमल्स हैं उनमें क्या होता है, वो फूड हम लेते हैं उसी तरह से, और जो फूड का ब्रेकडाउन होता है और जो एनर्जी रिलीज़ होती है उसको हम स्टोर कर लेते हैं ग्लाइकोजन के फॉर्म में, और ग्लाइकोजन के फॉर्म में जो एनर्जी स्टोर होती है हमको जब ज़रूरत पड़ती है तो हम उसके यूटिलाइजेशन कर लेते हैं। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में ये एक रिएक्शन कंप्लीट होता है जिसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है कि वाटर के साथ रिएक्ट करके सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ये चेंज हो जाता है ग्लूकोज और वाटर में, और ऑक्सीजन रिलीज़ हो जाता है। तो इसको आप ज़रूर याद करिएगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है पूरी, उसमें ये इक्वेशन लिखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब ये जान लेते हैं कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में पूरा क्या क्या स्टेप्स होते हैं। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में सबसे पहले आपका जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या क्या स्टेप्स होते हैं। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में एब्जॉर्प्शन होता है सनलाइट का क्लोरोफिल के द्वारा। क्लोरोफिल जो होता है वो प्लांट्स के लीफ में प्रेजेंट होते हैं, जो कि प्लांट को ग्रीन पिगमेंट प्रोवाइड करने का काम तो करते हैं, साथ साथ जो सनलाइट की एनर्जी होती है उसको एब्जॉर्ब करने का में भी हेल्प करते हैं। दूसरा जो काम होता है फोटोसिंथेसिस में वो होता है जो लाइट एनर्जी हमको मिलती है, उनको जो प्लांट्स को मिलती है सन के द्वारा, उसको केमिकल एनर्जी में चेंज किया जाता है वाटर मॉलिक्यूल्स, जिसमें कि चेंज हो जाते हैं उनके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। वैसे भी वाटर बना होता है H2O उसका फार्मूला होता है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग हो जाता है वहाँ पे। और तीसरा जो प्रोसेस है उसमें क्या होता है, तो रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स। तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वो चेंज हो जाता है आपका कार्बोहाइड्रेट में, मतलब ग्लूकोज एक फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट का, उसको स्टार्च भी कह सकते हैं। तो अगर कार्बोहाइड्रेट में जब चेंज हो जाता है तो ये हम समझते हैं कि ये क्या है, कंप्लीट हो जाता है उसका फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। ये सारे स्टेप्स अगर जो होते हैं एक फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, तो वो एक के बाद एक होते हैं, मतलब लगातार होते हैं। ऐसा नहीं कि एक प्रोसेस अभी हुआ तो 5 मिनट आराम करके दूसरा प्रोसेस हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। तुरंत तुरंत सारे प्रोसेस होते हैं, तब जाके ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कंप्लीट होता है। एक एग्जांपल लेते हैं डेजर्ट प्लांट्स के। तो डेजर्ट प्लांट्स में जो अगर बात की जाए तो उनमें फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, तो वो जो क्या करते हैं कि दिन में फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं, वो क्या करते हैं कि रात में कार्बन डाइऑक्साइड को अपने स्टोमाटा के थ्रू अंदर ले लेते हैं लीव्स में, और दिन के समय क्लोरोफिल जो उनमें होता है प्रेजेंट, वो सन की रेज एब्जॉर्ब करके फिर वो अपना खाना बनाने का काम करता है। तो ऐसा ये डेजर्ट प्लांट्स क्यों करते हैं, क्योंकि जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं वो वहाँ उनके एक तो पहले से डेजर्ट में पानी की कमी होती है, और अगर डेजर्ट प्लांट्स दिन में फोटोसिंथेसिस करेंगे तो दिन में उनको स्टोमाटा खोलना पड़ेगा कार्बन डाइऑक्साइड लेने के लिए। तो अगर वो दिन में स्टोमाटा खोलेंगे तो सन की रेज स्टोमाटा पे पड़ेगी, और जितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उसमें प्रेजेंट होंगे वो सारे इवेपोरेट हो जाएंगे, जिससे कि पानी की कमी हो जाएगी। इसलिए ऐसा ये करते हैं कि रात में जो भी कार्बन डाइऑक्साइड जितना भी लेना होता है वो रात में स्टोर कर लेते हैं, और दिन में क्लोरोफिल की हेल्प से फिर जो सनलाइट की एनर्जी होती है उसको स्टोर करके वो दिन में वो फोटोसिंथेसिस कंप्लीट करते हैं। अब बात कर लेते हैं कि जो रिएक्शंस होते हैं फोटोसिंथेसिस में वो माइक्रोस्कोपिक लेवल के होते हैं, क्योंकि हम तो उसको देख नहीं सकते हैं। अब ये माइक्रोस्कोपिक लेवल में क्या होता है, जो कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो कि जिनमें कि ग्रीन डॉट्स होते हैं। अगर हम एक लीफ लेते हैं किसी प्लांट का और उसको माइक्रोस्कोप से देखते हैं उसके क्रॉस सेक्शन को, तो उसमें कुछ ग्रीन डॉट्स दिखाई देते हैं हमको। तो वो ग्रीन डॉट्स जो होते हैं वो और कुछ नहीं होते हैं, वो सेल ऑर्गेनल्स कहलाते हैं, जिनको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
और क्लोरोफिल क्या होता है, वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कंप्लीट करने में हेल्पफुल होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब बात कर लेते हैं कि जो प्लांट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे लेते हैं। तो प्लांट्स के लीफ में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छिद्र मौजूद होते हैं, और वो पोर्स क्या कहलाते हैं, स्टोमेटा कहलाते हैं। ये फिगर में आप देख सकते हैं, ये छोटे छोटे जो पोर्स हैं ये कई सारे प्लांट्स में लीव्स में प्रेजेंट हो सकते हैं, स्टेम्स में भी प्रेजेंट हो सकते हैं, आपके ब्रांचेस में भी प्रेजेंट हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लीफ में होते हैं। तो ये जो स्टोमेटा होते हैं ये खुलते हैं, जब भी इनको कार्बन डाइऑक्साइड लेने की ज़रूरत पड़ती है तो ये खुल जाते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड इसमें इंटर कर लेता है, और जब इनको कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत नहीं होती तो ये बंद हो जाता है इस तरह से। तो कार्बन डाइऑक्साइड इसमें नहीं जाता है, और इसके चारों तरफ एक गार्ड सेल प्रेजेंट होता है। और ये गार्ड सेल का काम क्या होता है कि ये स्टोमेटा को खोलने और बंद करने का काम करता है। और जब भी ये गार्ड सेल फैलता है तो स्टोमेटा खुल जाता है, और जब भी गार्ड सेल श्रिंक करता है तो स्टोमेटा बंद हो जाता है। इस तरह से ये कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर लेता है और वहाँ से फिर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को कंप्लीट करता है। क्लियर। इसके बाद हम ये देख लेते हैं कि जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं उनकी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है वो किस तरह से फुलफ़िल होती है, और भी उनको कई सारे रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ती है फॉर बिल्डिंग देयर बॉडीज़। तो अब फोटोसिंथेसिस में तो कार्बोहाइड्रेट उनको मिल गया, इसके अलावा उनको नाइट्रोजन, फास्फोरस और आयरन, मैग्नीशियम, इस तरह के न्यूट्रिएंट्स की भी ज़रूरत पड़ती है जो कि वो सॉइल से लेते हैं। और सॉइल में एक एसेंशियल न्यूट्रिएंट होता है जो कि प्लांट्स के लिए बहुत हेल्पफुल होता है, जिसका नाम है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो होता है वो प्लांट में प्रोटीन को सिंथेसाइज करने के लिए हेल्पफुल होता है, और कई सारे अदर कंपाउंड्स को भी बनाने का काम करता है। अब ये नाइट्रोजन को लेता कैसे है, तो नाइट्रोजन को वो नाइट्रेट्स के फॉर्म में लेता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में जो भी नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है उसको वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। इसलिए या तो वो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज होते हैं प्रेजेंट सॉइल में जो कि नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंट नाइट्रोजन है उसको नाइट्रेट फॉर्म में चेंज कर देते हैं, और वहाँ से फिर रूट से वो नाइट्रेट के फॉर्म में प्लांट्स सारा नाइट्रोजन ले लेते हैं। इस तरह से जो नाइट्रोजन मिलता है उनको उसको वो यूटिलाइज़ कर लेते हैं प्रोटीन मैन्युफैक्चर या अदर कंपाउंड्स को मैन्युफैक्चर करने में। इसके अलावा कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जैसे राइजोबियम, जो प्लांट्स लेगुमिनस प्लांट्स में ज़्यादातर पाए जाते हैं। या लेगुमिनस प्लांट्स की बात नहीं करें तो लेगुमिनस प्लांट्स तो खुद ही सक्षम होते हैं अपने, उनके रूट्स इस तरह से मॉडिफाई होते हैं कि वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करते हैं। और जो बैक्टीरिया राइजोबियम होता है वो भी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉइल में फिक्स करने का काम करता है। तो ये थे हमारे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में। अब बात कर लेते हैं हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में। तो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होता है जिसके अंतर्गत एक ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद नहीं बना पाता है, वो अपने खाने के लिए किसी और ऑर्गेनिज्म या फिर पे डिपेंड करता है। ऐसा सबसे अच्छा एग्जांपल ह्यूमन बींग्स हैं, हम लोग हैं। हम लोग क्या करते हैं अपने खाना के लिए अब किसी और पे डिपेंड करते हैं, जैसे कि प्लांट्स पे हम लोग डिपेंड करते हैं। तो हम जो कहलाएंगे वो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंतर्गत आते हैं, और हम लोग ऑटोट्रॉफ्स कहलाते हैं। और कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे कि फंगस है, वो भी क्या करता है, ब्रेड के ऊपर बैठ जाता है, ब्रेड को ख़राब कर देता है। यीस्ट है, मशरूम है, ये सारे एक तरह से हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, लेकिन हेटरोट्रॉफ्स में भी ये सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होता है जिसमें कि जो ऑर्गेनिज्म है वो डेड और डिकेइंग, सड़े गले या फिर मरे हुए जो ऑर्गेनिज्म है उससे वो अपना फूड ऑब्टेन करता है। ये यीस्ट, मशरूम, फंगस, ये सब सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन के अंतर्गत आते हैं, जिसमें कि वो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से अपना खाना लेते हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम बस इतना ही बात करेंगे। अगली वीडियो में हम आगे की न्यूट्रिशन के बारे में बात करेंगे, जिसमें कि हम अमीबा में किस तरह से न्यूट्रिशन होता है वो देखेंगे, और ह्यूमन में किस तरह से न्यूट्रिशन फॉलो करता है उसके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।